नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुचर लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही गंभीर और वर्तमान का विषय जो है, चिंता का विषय जो है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे, हर न्यूज़ चैनल पर, हर न्यूज़पेपर पर यही एक खबर चल रही है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। और पड़ोसी देश भी हमारा पड़ोसी मित्र देश है, जिससे हमारे हमेशा से, जब से ये देश बना है तब से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। अभी G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था कुछ समय पूर्व, वहाँ पर भी हमने बांग्लादेश को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। तो हमारे लिए हम ये कह सकते हैं बहुत ही एक चिंता का विषय इसलिए है कि हमारे मित्र के घर में ये आग लगी हुई है, ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इस आग का नतीजा यहाँ तक पहुँचा है कि बांग्लादेश की जो वर्तमान पीएम है शेख हसीना जी, उनको अपना देश छोड़ करके, इस्तीफा दे करके भारत में शरण लेनी पड़ी। जी हाँ, कल ही की दिनांक में हिंडन एयरवेज पर इनको आकर इन्होंने यहाँ पर शरण ली है भारत में। तो ये गंभीर विषय है। अब आज हम जानेंगे कि ये कारण क्या था, आज ये नौबत यहाँ तक कैसे आई कि बांग्लादेश जैसा देश जो 1971 में जो लड़ाई हुई उसके बाद से अस्तित्व में आया, जिसमें भारत ने एक बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हम कह सकते हैं इस देश को स्थापित करने में हमारी रही है। तब इसलिए हमारे लिए ये चिंता का विषय हो जाता है। अब हमें इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा सबसे पहले कि सबसे बड़ा ये कारण क्या है, क्यों आज ये परिस्थितियां ऐसी बन गई कि देश जो है पूरा जल रहा है और आम जनता, आवाम जो है सड़कों पर आ गई है, देश का विरोध कर रही है। और फाइनली वहां की जो आर्मी है उसको देश पर कंट्रोल लेना पड़ा है। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो कि हमसे ही अलग होकर बना है, वह भी ईस्ट और वेस्ट दो पार्टों में विभाजित था। तब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में दोनों में आपस में समय समय पर डिस्प्यूट, विरोध होता रहता था। क्यों होता रहता था? क्योंकि एक भाग जो था वहां पर, जो कि वर्तमान में अभी बांग्लादेश है, वहां पर 30% लोग ऐसे थे जो कि उर्दू बोलते थे। ज्यादातर वहां पे बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग हुआ करते थे। और जो दूसरा पाकिस्तान का एरिया था वहां पर सामान्यतः उर्दू बोलने वाले लोग थे। तो भाषाई आधार पर हमेशा एक विरोध की स्थिति वहां पर बनी रहती थी। उसका कारण हुआ धीरे धीरे वहां की जो आवाम है, वहां की जो जनता है, विरोध करने लग गई। फिर वो विरोध इस लेवल तक बढ़ गया और उस विरोध में जो प्रमुख रोल निभाया, जो प्रमुख नेता उसके बने, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। जी हाँ, शेख मुजीबुर रहमान, जिनको कि वर्तमान में बांग्लादेश के पिता भी कहा जाता है, जो कि बाद में बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। और जो कि वर्तमान में शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उनके पिताजी भी थे। तो उन्होंने उस आंदोलन को एक उग्र स्वरूप दिया, उस आंदोलन को लीड किया। और उस आंदोलन को लीड करने में और अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई वो हमारे इंडिया ने निभाई। भारत ने उस जो एरिया था जो कि बाद में बांग्लादेश बना, उसको बांग्लादेश बनने में महती भूमिका निभाई थी। फाइनली 1971 में वो लड़ाई जो हुई वो सफलता प्राप्त की और एक अलग से देश स्थापित हुआ जिसको नाम दिया गया बांग्लादेश। उसके प्रथम राष्ट्रपति बने आवामी लीग जो पार्टी थी, उसके नेता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है और जो कि पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। फिर उस जो 1971 में जो बांग्लादेश बना, उसका क्या आज के विरोध से, आज के ये दंगा हो रहा है, इससे कोई संपर्क है क्या? जी हाँ, इसका डायरेक्ट कनेक्शन वहीं से है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले गया था। 1971 में जब बांग्लादेश बना, उसके बाद 1972 में ही जब पॉलिसीज लाई गई, कोई भी देश बनता है तो वहां का एक संविधान बनाया जाता है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कैसे हम गवर्न करेंगे इस देश को, कैसे चलाएंगे। तो उनके अधीन ही रहते हुए 1972 में जो रिजर्वेशन की एक पॉलिसी लाई गई, जो संविधान बनाता है उसके अंतर्गत पॉलिसी लाई गई, जहां पर क्या हुआ, 30% ओवरऑल, अगर रिजर्वेशन की बात करें तो संविधान जो है, बांग्लादेश का संविधान जो है ओवरऑल 56%, 56% रिजर्वेशन की बात करता है। जो ओपन सीट है मात्र 46% है वहां पर। लेकिन जो 30% रिजर्वेशन की जो बात है, वही है विवाद की जड़।
जो जिसके कारण आज यह तख्ता पलट हुआ है। कैसे है विवाद की जड़? देखिए 1972 में ही आजादी मिली, 1972 में ही कानून ला दिया गया और उसके तहत जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसके लिए 30% आरक्षण, 30% सीट रिजर्व कर दी गई गवर्नमेंट जॉब में, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने के स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भाग लिया, उनके लिए 30% सीट रिजर्व कर दी गई थी। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं था। फिर कुछ समय अंतराल बाद अप्रोक्स 1996 में फिर क्या हुआ कि वो 30% जो सीट रिजर्व की गई थी 1972 में, वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर के लिए थी, जिन्हें मुक्ति योद्धा एक नाम दिया गया, मुक्ति योद्धाओं के लिए थी। 1996 के तकरीबन उसमें संशोधन किया गया और जो 30% की जो सीट रिजर्व थी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, अब वो उनके बच्चों के लिए भी रिजर्व कर दी गई कि अब जो रिजर्वेशन था वो उनके बच्चों को मिले। यहां तक भी कोई इशू नहीं था। ठीक है, वहां की आवाम ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन विवाद का विषय तब उठा जब 2010 में अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के पश्चात क्या हुआ, उस अमेंडमेंट के पश्चात जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो मुक्ति योद्धा थे, उनके बच्चों तक तो ठीक था, बच्चों के बच्चों को भी रिजर्वेशन दे दिया गया। फिर यह कह दिया गया कि अब उनके जो नाती पोते हैं उनको भी वो 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तब वहां पर इस डिसीजन पर वहां की जो आवाम है, वहां की जो जनता है, वो भड़क गई। उनका कहना यह था कि भाई ठीक है, 30% रिजर्वेशन आपने फ्रीडम फाइटर को दिया, दैट्स ओके, उनके बच्चों को दिया, यहां तक भी ठीक है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी अगर रिजर्वेशन आप 30% देते रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भाग होता है 100 में से अगर देखें, तो बाकी के जो जनता है उसका क्या होगा? उनके लिए सीट कैसे मिल पाएंगी? बहुत कम सीट रह जा रही हैं, क्योंकि रिजर्वेशन और भी है, ये अकेला रिजर्वेशन नहीं है। टोटल रिजर्वेशन 56% है, लेकिन 30% तो जो बहुत वाइटल पार्ट प्ले करता है। तो इसको हटाने के लिए धीरे धीरे एक छोटे लेवल पे ही सही एक विरोध स्वरूप जो है सामने आने लग गया। फिर धीरे धीरे ये विरोध बढ़ता गया और शेख हसीना वर्तमान में जो प्रधानमंत्री थी, जो कि कल ही उन्होंने रिजाइन दिया है, वो लगातार चौथे कार्यकाल था, जनवरी 2024 में उन्होंने अपने चौथे कार्यकाल की शपथ ली है। लगातार करीब 15 साल से वो वहीं पर जो है उस पद पर काबिज है। तो 2018 में मामले की गंभीरता को समझते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने क्या किया, वो जो रिजर्वेशन का पॉलिसी थी 30% उसको विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया कि भाई ये रिजर्वेशन, हालांकि ये फैसला उन्होंने प्रेशर में लिया था, लेकिन विरोध बहुत ज्यादा होने लग गया था, इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है अब ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा और वापस ले लिया। लेकिन फिर जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके जो कुछ बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन में कहूं, तो उन्होंने हाईकोर्ट में, बांग्लादेश में ही हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की और उन्होंने पॉलिसी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन के हकदार हैं, जो कि सरकार ने वापस ले लिया है। अब ही हाल ही में 5 जून 2024 को, जी हां डेट नोट करिएगा, 5 जून 2024 को हाईकोर्ट ने जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया और फिर से जो रिजर्वेशन था 30% उसको बहाल कर दिया। और यही सबसे बड़ा वर्तमान विवाद का कारण बना, हाईकोर्ट का ये जजमेंट। उसके बाद उससे भी बड़ा जो विवाद हुआ, उस विवाद का कारण है एक वर्ड है रजाकार। जी हाँ, 14 जुलाई 2024 को, लास्ट मंथ में ही 14 जुलाई 2024 को शेख हसीना जी ने एक बयान दिया और बयान में उन्होंने ये कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को या उनके परपोतों को अगर हम जो है रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो क्या हम रजाकारों के बच्चों को रिजर्वेशन दें, रजाकारों को रिजर्वेशन दें? तो अब सवाल ये आता है कि ये रजाकार होता क्या है। तो 1971 की लड़ाई जब चल रही थी, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, या दो पार्ट ही था पाकिस्तान का, दोनों भागों में जब लड़ाई चल रही थी, तो उस ड्यूरेशन में कुछ एक संख्या ऐसी थी जिसको रजाकार वाहिनी नाम दिया गया था। रजाकार वाहिनी, ये वो लोग थे जो कि रहते तो इस एरिया में थे, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, लेकिन ये सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान का। तो उस पूरे ग्रुप को नाम दे दिया गया था रजाकार वाहिनी। तो सरल शब्दों में अगर कहूं, रजाकार मतलब गद्दार, मतलब देशद्रोही, जो देश में रहते हुए बाहरी किसी संस्था का सपोर्ट करता है। तो बांग्लादेश के एरिया में रहने वाले व्यक्ति पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। तो ये जो वर्ड यूज किया शेख हसीना ने, तो उससे जो छात्र थे वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, आप हमें रजाकार या देशद्रोही या गद्दार कैसे कह सकती हैं, और आप उस संवैधानिक पद पर बैठे हैं जहां पर आपके मुंह से ऐसी बातें जो है शोभा नहीं देती हैं।
तब उस समय ये विरोध ने अपना उग्र स्वरूप ले लिया और छात्र जो है आंदोलन रास्तों पे आ गया, आगजनी होने लग गई, बसें जलाने लग गए, रेल की पटरियां उखाड़ दी और बहुत सारे ऐसे काम स्टूडेंट्स के द्वारा किए जाने लगे। इसी ड्यूरेशन में 21 जुलाई को बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट के जजमेंट को थोड़ा सा होल्ड किया, क्वेश्च करते हुए उन्होंने कहा कि 30% रिजर्वेशन ठीक नहीं है, उसको घटा करके 5% कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को घटाया और 5% कर दिया, लेकिन स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी शेख हसीना के बयान पर विरोध कर ही रहे थे और इसी ड्यूरेशन में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो 5% घटाकर जब कर दिया तो स्टूडेंट उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 5% भी हम अब नहीं देने देंगे, बिल्कुल जो है मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों की भर्ती होनी चाहिए, इस ग्राउंड पे अब रिजर्वेशन नहीं दिया जाने जाएगा। और आरोप शेख हसीना पर यह था कि फ्रीडम फाइटर्स में अधिकतर लोग कौन थे, आवामी लीग के ही सदस्य थे। आवामी लीग कौन है? आगामी लीग जो है वही पार्टी है जिसकी अध्यक्ष हैं शेख हसीना, यानी कि इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसी पार्टी के लोगों को इनडायरेक्ट वे में फायदा देने के लिए ये रिजर्वेशन नहीं हटाया जा रहा है, ये स्टूडेंट का कहना था। और ऊपर से उन्होंने उसको रजाकार या गद्दार या देशद्रोही भी कह दिया। तब ये आंदोलन विकराल रूप लेता गया। उसका परिणाम यह हुआ कि 5 अगस्त यानी कल की ही दिनांक को मजबूरन शेख हसीना जी को इस्तीफा देना पड़ा। आर्मी ने उनको 45 मिनट का टाइम दिया कि या तो आप 45 मिनट में देश को छोड़ दीजिए, अन्यथा हालात अनियंत्रित हो जाएंगे। तो शेख हसीना जी ने उसी गिवन टाइम में देश को छोड़ा और एक अच्छे मित्र के नाते हमारे देश भारत में शरण ली। हिंडन एयरबेस पर ही वो कल यहाँ पर आई और आज कुछ ऐसी अफवाहें हैं कि इंग्लैंड जाने का प्लान था लेकिन वो नहीं गई। रीजन जो भी हो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो पूरा ओवरऑल विवाद था, ओवरऑल डिस्प्यूट था, जो आपको पता होना चाहिए कि क्या कारण था इस विवाद का। अब भारत पर इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी हमें एक अच्छे मित्र के नाते देखना पड़ेगा। कल की डेट में विदेश मंत्रालय का एक बयान आया, उसमें ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि भाई ये बांग्लादेश का पर्सनल मामला है, वैयक्तिक मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब जब ऐसा बयान आया तो जो भी विदेश मंत्री थे बांग्लादेश के, उन्होंने इस बयान का विरोध किया और उन्होंने कहा कि भारत से हम ऐसे बयान की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि यदि एक भाई के घर में अगर आग लगती है तो दूसरा भाई ये नहीं कह सकता कि ये तो उसका व्यक्तिगत मामला है। एक भाई के नाते उसका ये कर्तव्य है कि वो उस आग को बुझाने का काम करे। फिर आज फिर से हमारे जयशंकर जी जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, उन्होंने अभी जो है संसद में बयान दिया और कहा कि हम बांग्लादेश की स्थिति पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं और कुछ डिसीजन भी लिए गए हैं तुरंत, जितने भी, क्योंकि आपको पता है हमारे भारतीय विदेश के सभी देशों में कहीं ना कहीं कुछ नौकरी के लिए, कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए हर देश में कहीं ना कहीं निवासी हैं। तो बांग्लादेश में भी काफ़ी हिंदू लोग या हमारे भारतीय लोग निवास करते थे, तो उनको वापस आने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भारतीय दूतावास ने एक ऑफिशियल नंबर पब्लिश किया है कि किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन है या बांग्लादेश से निकलना चाह रहा, नहीं निकल पा रहा है, तो उस पर कांटेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है उस पर एक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कोई भी ऐसी परिस्थिति यदि बनती है, कोई भी एडवर्स कंडीशन अगर बनती है, तो उसको निपटने के लिए तुरंत हमारी जो आर्मी है उसको तैयार रहने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। और एस जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जो भी होगा उस पर हम निरंतर नजर बनाए हुए हैं और जिस प्रकार की सहायता की भी आवश्यकता होगी हम करेंगे। लेकिन क्या सवाल ये आता है, क्या भारत पर इससे कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा? तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बहुत ही अच्छा और घनिष्ठ मित्र 1971 से हमारा रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं संस्थापकों में से रहे हैं। संस्थापित होने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका रही है और बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, G20 मुख्य अतिथि के तौर पर हमने बुलाया था, कई सारे MOUs उनके साथ साइन हुए थे। तो हमारा नुकसान सिर्फ इतना होगा कि हम एक बहुत अच्छा पड़ोसी मित्र खो देंगे, क्योंकि जैसा कि कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा कि अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं और जो भी अन्य दल है उनसे बात की जा रही। तो अन्य दल एक दूसरा एक दल है, घटक है, उससे बात चल रही है। तो यदि उस दल की सरकार बनती है तो वो दल, क्योंकि शेख हसीना का विरोधी था और शेख हसीना भारत की मित्र थी, तो हमेशा से इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं वो दल कहीं ना कहीं भारत का भी विरोधी रहेगा।
तो निकट भविष्य में अगर सरकार बनती है उस दल की तो भारत से संबंध उसके अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो ये ही इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाह रहा था। इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इस व्यक्तिगत मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।